हेलो भाई, कैसे हो आप सब। होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। और आज फिर से आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ हैं मंजीव सर, जिनका अभी अभी तो नहीं, दिसंबर में मतलब लास्ट ईयर में डीएसएसबी में एज ए टीजीटी नेचुरल साइंस सिलेक्शन हुआ है। क्या इनका स्कोर रहा, कैसे इन्होंने तैयारी की, इससे पहले कहाँ वर्किंग थे, और सबसे गजब चीज, इससे पहले इनका केवी में एज ए पीआरटी टीचर सिलेक्शन हुआ था हमारे साथ, जब हमारा केवी में हुआ। बट उस टाइम जोनल सिस्टम कुछ ऐसा ट्रांसफर का सीन था कि 10 साल तक आपको एक जोन में ही रहना पड़ेगा। और आपका कहाँ आया था वो सारी बातें यही बताएंगे, इनके मुंह से ही सुनेंगे सारी। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई। तो एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप ही दे दीजिए सर। हेलो दोस्तों, मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद बीएड भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। स्कूलिंग भी मेरी दिल्ली से हुई है। और जो जैसा अश्विनी ने बताया कि 2018 में पीआरटी केवीएस में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उस टाइम पे कुछ सिस्टम ऐसा था तो उसकी वजह से एक जोन में 10 साल तक रहना मुझे लगा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम। ठीक है। और एक जोन में ऐसा पहले था यार, अब नहीं है वो। और ऐसा था कि हमारी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद ही वो सिस्टम हट गया था। हाँ। ये पहले कहीं और वर्किंग थे तो इसलिए केवी में नहीं गए। ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं यार। बट अब ये कह सकते हैं कि यार उसकी वजह से एक वो मोटिवेशन ये रही कि यार अब कुछ ना कुछ तो करना ही। और तो आप यहाँ केवी में, मैं क्या कहते हैं, डीएसएसबी में एज ए टीजीटी। अब इसकी तैयारी कैसे की इन्होंने, टीजीटी नेचुरल साइंस। स्कोर क्या था सर आपका? 144 मार्क्स थे दोस्त मेरे। और कट ऑफ उस टाइम पे गई थी हमारी 110 मार्क्स थे कट ऑफ के लिए। फाइनल सिलेक्शन हुआ था 118 पे। ठीक है। और मैं हालांकि दिल्ली ओबीसी हूँ, तो उस टाइम पे दिल्ली ओबीसी की कट ऑफ ही 70 मार्क्स गई थी, जो मिनिमम था, बेयर मिनिमम। अच्छा हाँ, क्योंकि उस टाइम पे कैंडिडेट ही इतने नहीं आए थे ओबीसी के, तो इस वजह से वो सीटें खाली चली गई। यार कुछ भी हो, आपने मतलब वो मेहनत तो कर देना कि यार। हाँ, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट मेहनत तो उसी के लिए करता है कि भाई आपको जनरल में सिलेक्शन लेना है। वो रिजर्वेशन के हिसाब से कोई भी मेहनत नहीं करता। और कोई करता है तो उसको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जनरल के हिसाब से ही टारगेट लेके। हाँ, बेनिफिट है तो यार वो भगवान का वो है कि हाँ, डूबते को तिनके का सहारा है वो। तो उसको हाँ बिल्कुल कोशिश तो पूरी करनी चाहिए। चलो ठीक है सर, फिर एक बार अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग से आ जाते हैं। जैसे कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? ये जो DSSB के जो एग्जाम आए थे, इनका नोटिफिकेशन आया था मई में, और सितंबर में एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। मई 2021। ठीक है। मई 2021 में एग्जाम आया था, और सितंबर 2021 में एग्जाम की नोटिफिकेशन आई। एग्जाम हो गया था मतलब। ठीक है। तो टू बी स्पेसिफिक 7 ऑफ सितंबर को मेरा एग्जाम था। सारी डेट ही याद है यार आपका तो। तो उससे पहले मतलब एक तो ये होता है ना कि यार जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने अब नेचुरल साइंस की तैयारी करनी है। अच्छा, आप एक मतलब मैं नहीं कर रहा वैसे, मैं इन द सेंस बच्चों के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। अगर मैंने तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे मान के चलना कि भी मैं अभी बिल्कुल एक नया बच्चा Fresher हो आप, बीएड ठीक की, है। और जस्ट अब रेस में आ गया मैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि यार मतलब मेरा कोई बहुत भयंकर बढ़िया वाला बेस भी नहीं है। तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मैं पहले से किसी और कॉम्पिटिटिव इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल वगैरह की, तो वो सब बच्चे मोस्टली करते हुए हैं। तो एक तो वो पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये कि बीएड की और जस्ट मैं रेस में आ गया तो मैं कोचिंग ले सकता हूँ। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मान के आप चीज़ों को बता सकते हो हमें। सबसे पहले तो ये मानिए कि बस फ्रेशर हूँ मैं कहीं से और एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए तैयारी नहीं की है, तो फिर कैसे स्टार्ट करें? अगर आप बिल्कुल फ्रेशर और सिर्फ आपका जो टारगेट है स्पेसिफिकली टीचिंग एग्जाम है, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अगर इन नियर बाय में आपको एग्जाम नहीं आ रहा है, जैसे केवीएस का एग्जाम थोड़ा सा लेट हो गया था इस बार, हो सकता है इस बार इलेक्शन ईयर तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका वो टारगेट है कि भाई मेरे को स्पेसिफिकली टीचिंग एग्जाम में जाना है, जैसा हमारा बहनों का बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल, तो उनके लिए तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका अपने सब्जेक्ट पे आपने 2 साल अपनी बीएड की हुई है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है जो डाइट है, तो आपका अपने सब्जेक्ट पे तो कमांड है। और नेचुरल साइंस जैसे हम कहेंगे तो हम ग्रेजुएट हैं, तो हमने अपना सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हुआ है। लेकिन जो हमने नहीं किया हुआ, वो हमने नहीं किया हुआ जनरल कंपटीशन की तैयारी। तो अभी मैं बात करूँ DSSB की, तो उसमें जो मैंने नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ 100 मार्क्स की तैयारी। 100 मार्क्स जो पेपर 1 आता है हमारा, पेपर 2 आता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। तो वो हर अगर वो मैथ्स का तो मैथ्स मैथ आएगा, हाँ, और नेचुरल साइंस का तो साइंस स्पेसिफिक। ठीक है। तो उसमें आपको अपने 100 मार्क्स पे जितना आप ज़्यादा रेस में अगर आपको आगे जाना है, तो आपको अपने उन 100 मार्क्स को टारगेट करना पड़ेगा। 100 कौन से मतलब 100 स्पेसिफिक? सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे तो आपकी कमांड है। और आपने बोला कि आप फ्रेशर हो, आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी, तो आपने मतलब अभी तक उसको कभी छुआ तक नहीं है। तो
आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उन 100 मार्क्स को टारगेट में लाने के लिए, कौन से 100 मार्क्स होता जो आपके पेपर 1 के हैं, मतलब ठीक है। जनरल कंपटीशन वाले। जनरल कंपटीशन में जिसमें आपका मैथ आ गया, 20 मार्क्स मैथ के, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, 20 रीजनिंग, 20 जीएस। ठीक है। ठीक है, तो उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा उनमें स्कोर ले पाओगे, आप भीड़ से उतने ज्यादा अलग होते चले जाओगे। और ठीक है। ये माना भी जाता है कि अगर आप एक कर्व बनाओ तो बेल शेप कर्व बनता है। एक कर्व बनेगा तो उस कर्व में आप जितना ज्यादा राइट हैंड की तरफ रहोगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा है। भीड़ में आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल। तो भीड़ से अलग रहने के लिए आपको उन 100 में अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, और आपका सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो अभी पेपर 1 की बात कर लेते हैं, जनरल कंपटीशन वाले की। उल्टा चलते हैं सर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट की तरफ से बात करें ना, तो क्योंकि इन जनरल की तो चलो ठीक है, पर एक बार सब मेरा थोड़ा सा मन ये है कि हम पहले ना एक बार बच्चों को वो डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि भाई सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि मतलब स्टार्ट कैसे करें। नेचुरल साइंस के लिए मैं बात करूंगा। तो नेचुरल साइंस के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, तो आपने वो एक सब्जेक्ट, जैसे मैं फिजिक्स ग्रेजुएट हूँ तो मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, तो मेरे को फिजिक्स आती है। ठीक है। मुझे नहीं आता तो 3 साल मैंने नहीं पढ़ा। तो क्या नहीं पढ़ा? मैंने बायो नहीं पढ़ी, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। मैं उस बायो भी मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैं नॉन मैड का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने बायो 12th में भी नहीं पढ़ी, 11th में भी नहीं पढ़ी। ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें आपको ये फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि अब मेरे को बायो और केमिस्ट्री पे काम करना है। अब मैं 3 सब्जेक्ट हैं, और वो तीनों सब्जेक्ट इस साल 2018 में वो 9th-10th आ गया था। काफी ग्रुपों में देख रहा हूँ उसमें ये कह रहे हैं कि 9th-10th पढ़ लो, लेकिन मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 9th-10th को टारगेट लेके मत चलो। ठीक है। क्योंकि उसमें गलती ये हो सकती है, क्योंकि DSSB ने अपना सिलेबस कभी भी स्पेसिफिकली नहीं बताया है। Exactly. जैसे केवी बताता है, तो ऐसे DSSB ने नहीं बताया। तो उस केस में अगर आप 9th और 10th को बेस लेके चलते हो, तो गलती ये हो सकती है कि उस साल 9th-10th को ना टारगेट करके वो 11th-12th के पास पहुंच जाए। अच्छा, पहले ऐसा 2018 में जब ये एग्जाम हुआ था, तो जब हमने तैयारी की थी, हमने उसी एग्जाम को बेस मान के तैयारी की थी। कि मतलब सेकेंडरी लेवल का 11th-12th 11th-12th ग्रेजुएशन का पूछेंगे। हाँ, 11th-12th और नियर बाय ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे क्योंकि नेचुरल साइंस में सभी एलिजिबल हैं। तो एक फिजिक्स ग्रेजुएट से वो पूरा कोर केमिस्ट्री पूछेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। Exactly. तो ऐसा बाइस नहीं करेगा DSSB, लेकिन इतना बाइस जरूर हो सकता है कि 11th-12th आ जाए। तो उसके लिए फिर आपको 11th-12th को टारगेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो 11th-12th के लिए अब उसमें भी आप दोनों नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमारे केस में 3 ही महीने का टाइम था, तो 3 महीने में मैं सोचूं कि मैं फिजिक्स भी कवर कर लूं, मैं केमिस्ट्री भी कर लूं, मैं बायो भी कर लूं, तो मैं हो जाऊंगा गलत। ठीक है। तो अब मुझे करना ये था कि मुझे ये चूज कर लेना था कि अब इन दोनों में से मुझे क्या उठाना है। ठीक है। अब एक इन जनरल हम मान के चलते हैं कि यार 5 या 6 महीने हैं बच्चों के पास। ठीक है। ठीक है। 5 या 6 महीने में अब बच्चा कैसे कैसे तैयारी कर सकता है, तो हाँ अब बता दीजिए, आपको दिक्कत नहीं। अगर 5-6 महीने हैं आपके पास, तो आपने अपना सब्जेक्ट, मतलब मैं मान ले फिजिक्स आता है मुझे, ठीक है। अब मुझे बायो और केमिस्ट्री उठाना हाँ, पड़ेगा। एक सब्जेक्ट तो बच्चों का होगा ही। हाँ, एक आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, किसी का बायो होगा, किसी का केमिस्ट्री होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो वो आपका एक सब्जेक्ट है, आपको पता है कि ये मेरा सब्जेक्ट कोर है, ये मेरे पे बिल्कुल बेस्ट कमांड की हुई है मैंने। ठीक है। बाकी बचे मेरे पास 2 सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट में भी रेशियो हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है। 2018 में रेशियो अलग था, 60% बायो थी, हमारे बारे में तब 30% आया। ऐसा कोई फिक्स तो नहीं होता ना। फिक्स रेशियो नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूं इन जनरल एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो ये इन जनरल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर को जब एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ 1 साल को बेस मान के टारगेट मान के तैयारी मत करो। 2021 को आप नहीं मान सकते, एक बार 2018 भी देखो। तो 2018 देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि वो 11th-12th भी कवर कर रहा है। तो बायो उठानी पड़ेगी आपको, या आपको केमिस्ट्री उठानी पड़ेगी। अब दोनों में से एक, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको जो भी लगता है, जैसे मेरे को लगता था कि मेरे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी, तो मैंने केमिस्ट्री को छोड़ा। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक को छोड़ दिया, इनऑर्गेनिक को टारगेट किया। उसमें भी जो हमारे चैप्टर कुछ ऐसे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गए, और 1-2 चैप्टर और ऐसे हैं जिनको आपको ये लगता है कि ये हमारे 9th-10th से रिलेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, वो आपने कवर कर लिया। बायो पार्ट में आते हैं। अगर बायो की मैं बात करूं तो बायो में एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया और एक प्लांट बायोलॉजी हो गया। तो अब उन दोनों में से ही मुझे ये देखना था कि मेरा इंटरेस्ट किस में ज्यादा आता है। अगर जब मैंने 11th और 12th की, क्योंकि मैंने पहली बार ही 11th-12th की बायो की किताबें उठाई हैं टू बी ऑनेस्ट, तो उनको उठाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ह्यूमन जो फिजियोलॉजी वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया,
तो ये हार्मोन सिस्टम हो गए, तो ये जो न्यूरल सिस्टम वगैरह जो है ये मेरे को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये मेरे को इंटरेस्ट लगता है इनमें, तो मैं इनको कर सकता हूँ। इसमें एक चैनल अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो यूट्यूब से अगर आप देखना चाहो तो केवी एजुकेशन करके एक दोस्त है, उसने नीट की प्रिपरेशन की थी, भाई ने 5-6 साल दिए, तो उसके बाद वो बच्चों की हेल्प भी कर रहा है एक तरीके से। बताओ बिल्कुल, तो जहाँ से आप एनसीईआरटी पढ़ने के करवा सकता है, तो आप उनका अगर टेलीग्राम चैनल वगैरह भी है ना तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से मैंने पहले एनसीईआरटी को, आपको भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी और चीज के एनसीईआरटी ऑन टिप्स या किसी प्राइवेट पब्लिशर पे जाने से पहले आप एनसीईआरटी जरूर उठाओ। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी भी 9th और 10th, और 9th और 10th के वो टॉपिक जो 11th और 12th में भी आ रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं करना है कि मेरे को अगर मैं पढ़ने बैठूं तो मैं कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहा, मैं कोई जेई की तैयारी नहीं कर रहा, मैं DSSS एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो वो टीचिंग एग्जाम है तो वो टीचिंग स्पेसिफिक ही पूछेंगे। तो 9th और 10th के जो टॉपिक, जैसे सपोज कीजिए लाइट चैप्टर की बात करता हूं मैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करता हूं, तो ये 9th और 10th में भी है। इसका जो हायर वर्जन है वो 11th 12th में आया, तो मुझे वही टारगेट करना है। मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं स्टैटिकल फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं उनको अवॉइड कर दूंगा। सेम आपको बायो और केमिस्ट्री के साथ भी करना है। अगर आपका बायो और केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप उनके साथ भी यही सेम चीज रखोगे। तो आपने वो कर लिया। उसके बाद अगला आता है फिर कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया मेरा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद मुझे समझ में आ गया कि 9th और 10th मेरा कवर हो चुका है, और मेरा 11th और 12th की एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ लिया। 11th और 12th में कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, आपने 3 साल उस सब्जेक्ट से दूर रहे हो, तो उसके लिए आप YouTube की हेल्प ले सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली एक YouTube चैनल केवी एजुकेशन करके है, वो बायो के लिए मैंने उसको रेफर करा। आप किसी और चैनल को भी रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी को, लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आती है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमारे में आए हुए थे। कुछ लोगों ने ऐसा ही बोला कि 9th और 10th आया था, तो 9th और 10th आया था, लेकिन वो क्वेश्चन में एड अप भी किए हुए थे उन्होंने 11th और 12th के टॉपिक भी। एग्जैक्टली। तो अगली बार हो सकता है कि 11th और 12th थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, और ये तो ये है ना कि ऐसा तो है नहीं कि यार इन्होंने अब की बार 9 10 दिया है, उससे पहले तो 11 12 दी, 11 12 दिए। हाँ ठीक। तो उन्होंने सिलेबस मेंशन भी नहीं किया हुआ कि आप सिर्फ इतना ही पूछने वाले हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको जो तैयारी करनी है, क्योंकि आपने 5-6 महीने भी है, ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम बिल्कुल ही आपके सिर पे आ गया। 5-6 महीने का टाइम है आपके पास, एक अच्छा टाइम है, तो आप तैयारी कीजिए फ्रॉम स्क्रैच। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, तो ये कहा जाता है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक दिन की तैयारी में आप एक एग्जाम को टारगेट करेंगे, तो आपको लंबे टाइम में तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा हमें चीजें फिल्टर आउट भी करनी पड़ेंगी। ये पूरा का पूरा सिलेबस तो ऐसा नहीं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और फिर लास्ट में क्या होगा कि एक जनरल सी तैयारी हो जाएगी, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने भी 2 ही सब्जेक्ट टारगेट करे। केमिस्ट्री को मैंने अवॉइड कर दिया, सिर्फ 2-3 चैप्टर उठाए जो 9 से रिलेट करते थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टाइप। और बायोलॉजी में मैंने आधा पार्ट सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी करा, और फिजिक्स मुझे आती थी। उसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे थे जो अगर मैं भूल रहा हूँ तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। एनसीईआरटी को लेकिन बेस मान के ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी को 11th और 12th के वो टॉपिक जो 9th और 10th से रिलेट करते हो उनको जरूर करें। ठीक है, आपने कोई नोट्स बनाए थे क्या? नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम 3 ही महीने का था। क्योंकि उतने टाइम में अगर मैं नोट्स बनाने बैठता, क्योंकि सबका तैयारी करने का तरीका अलग होता है। अगर मेरे पास वही जो एक आपने बोला ना नया कैंडिडेट है, तो अगर नया कैंडिडेट है, मैं उसकी जगह होता, मैं अगर तो मैं खुद को यही सजेस्ट कर रहा होता कि अब नोट्स बनाने की जरूरत है। अगर मेरे पास 6 महीने का, या अभी मेरा एग्जाम नहीं आया, लेकिन मेरे केस में क्योंकि मैं वर्किंग था, कहीं पे प्राइवेट काम कर रहा था मैं, तो उसके साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं नोट्स भी बनाऊं फिर जॉब भी करूं। तो मैंने फिर यही टारगेट किया कि वो टॉपिक पढ़ लो जो आपको नहीं आते, और जो आपको आता है अपनी कोर पे उतना काम करो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। बिल्कुल। ठीक है, अब आपकी मान लो तैयारी है जिस भी हिसाब से, तो अब इसको हम असेसमेंट कैसे करें? मॉक टेस्ट वगैरह क्या सीन था, आपने कहीं से किए थे या क्या था, वो बता दीजिएगा। दोस्त देखो, बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, मैंने भी मॉक टेस्ट दिए थे, क्योंकि 2020 से ही DSSS भी एक्टिव हो गया था, पीजीटी के एग्जाम लेने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। तो पीजीटी के बहुत सारे एग्जाम आने लग गए थे। तो अभी वो उस टाइम तक कुछ चैनल्स ने डालने शुरू कर दिए थे, टेस्ट सीरीज के रूप में आने लगे थे, लेकिन वो भी 2-3 आते थे। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल है, जैसे एक संदीप खरब सर है, उनका यूट्यूब चैनल है। संदीप, अरे उनका टेलीग्राम चैनल भी तो है। हाँ, उनका सॉरी टेलीग्राम चैनल ही। हाँ, तो उनका वो एकदम बेस्ट काम कर रहे हैं। तो और DSSB के लिए बिल्कुल वो वही बेस्ट चैनल है, क्योंकि फिर वहीं से मैंने पेपर निकाल लिए। अब कुछ लोग बोलते थे मेरे को कि भाई उसमें आंसर की, अभी तो सर ने हालांकि फिल्टर आउट कर दिए हैं, लेकिन उसमें आंसर की होती थी। मैं अपना जैसे मैं तैयारी करता था मैं वो बता देता हूँ। तो मैं उसी पेपर को डाउनलोड कर लेता था। ठीक है।
PDF आ गई मेरे पास, उसमें आंसर हालांकि ग्रीन में हाईलाइट होते हैं, जिनके आंसर की जो आती है हमारी, तो उसमें आंसर तो हाईलाइटेड होते हैं। लेकिन आपको चीट अपने साथ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग में या तो क्वेश्चन आएगा या आपको नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इंग्लिश के जैसे हिंदी के जैसे आप ये कह दो कि मेरा भी, हाँ, कि ये मेरा तो यही है। तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ में मेरे को ये पता था कि अगर मेरा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ, और नहीं आ रहा तो मैं गलत हूँ। ठीक है। उसके अलावा भी मैं ये देखो, उसमें होता क्या था, जैसे मैंने वो आंसर की देखे मैं उसको सोल्व कर रहा था, तो मैं कम से कम 90 के अराउंड मेरे मार्क्स पेपर 1 में आ जाते थे। ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चीट भी कर रहा होता था मैं। वो मेरा 90, अगर मैं उसको 90 ले रहा था तो मेरे 78 आए ना। हाँ। तो वो कैसे आए? वो इसीलिए आए क्योंकि मेरे को ये पता चल जा रहा था, मैं टाइमर लगाता था। मैं अपना टाइम बताऊं तो मैं टाइमर लगाता था कि मेरे को, क्योंकि DSSB में आपके पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होता। तो आपको रीजनिंग करनी है, 15-20 क्वेश्चन करने हैं, तो आपने टारगेट सेट कर लिया कि मेरे को 15 मिनट में करने हैं। पहली बार मैं करने बैठा तो 15 मिनट में मेरे से रीजनिंग हुई। एक सेकंड हिमांशु, वीडियो चल रही है? ठीक है यार, चलो ठीक है। नहीं नहीं, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है ना? चलो हाँ, फिर बताओ। तो रीजनिंग का मैं जो बता रहा था कि रीजनिंग में मैंने ये देखा कि मेरे 15 मिनट में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ। तो मैंने 15 मिनट का टाइम सेट किया। मैथ, हालांकि इस बार मैथ थोड़ी सी टफ आई थी। कुछ मतलब जिनके जो नया कैंडिडेट है वो मैथ को देख के ये सोच सकता है कि भाई मेरे से मैथ नहीं होती है। लेकिन मैथ छोड़ के आप ये सोचो कि मैं मैथ छोड़ दूंगा, मैं बाकी चीजें कवर कर। हाँ एग्जैक्टली, वो चीज है ना कि 20 नंबर तो आप कंप्लीटली तो आप कर रहे हो, आप तो सिर्फ 80 के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आपने 20% तो खुद ही छोड़ दिया। और क्या, फिर 20 नंबर बिल्कुल खाली छोड़ के आप ये थोड़े सोच सकते हो कि भाई आपका नंबर आ जाएगा। तो उसमें आपको ये मान के चलिए कि अगर आप ठीक ठाक प्रिपरेशन में हो, जैसे DI के 4 क्वेश्चन आए, तो DI तो सेम ही है सबके लिए। एग्जैक्टली। और DSSB एडवांस मैथ पूछता नहीं है। जैसे किसी ने अगर CGL वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है या उनको यूट्यूब से देख के परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, ज्योमेट्री नहीं आ रही, तो एडवांस मैथ नहीं आती, सिर्फ अर्थमेटिक आती है। अर्थमेटिक हम सब ने इतनी पढ़ी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसमें भी मेरे को लगता है कि 10-12 नंबर इजीली आप ले सकते हो। ठीक है। तो टाइमर सेट करने के बाद ये पता चल जाता था कि मैथ में मुझे 20 या 25 मिनट देने पड़ेंगे 20 क्वेश्चंस के लिए। अगर मैं 20 में से 20 टारगेट कर रहा हूं तो आपके टारगेट अलग अलग हो सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया, रीजनिंग कर ली, मैथ कर ली। उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि मैथ इंग्लिश में 7 या 8 मिनट में कर लूंगा, या तो आपको आता है या ना नहीं आता। तो इंग्लिश में और हिंदी में सेम यही चीज है। GS के लिए केस में अगर मैं बात करूं तो GS में साइंस का अगर स्टूडेंट है तो उसको साइंस तो आती है। हाँ। उसको नहीं आता तो क्या नहीं आता? एक तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट में, और करंट नहीं आती। हाँ। तो करंट अफेयर्स के लिए तो उसको फिर यही करना होगा कि करंट अफेयर के जो अभी टॉपिक है, जैसे अगर हम मानते हैं कि 2023 में क्या होने वाला है, मेजर इवेंट G20 है, तो G20 के अराउंड क्वेश्चन आएंगे, या फिर कोई मंत्रिमंडल में कोई वो हुआ, मंत्रिमंडल में चेंजेस, एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हो। बिल्कुल। एक वो नोट्स वोट्स के बारे में आ जाता है कि इस पे किसकी वो है, फोटो है। हाँ, ये क्वेश्चन काफी आ रहे थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप अपने से पहले होने वाले एग्जाम को देख लोगे। जैसे मैंने PGT को देखा। एक केवी कह रहा है, DSSB ना एक और पैटर्न फॉलो करता है DSSB की। मान लो 4 शिफ्ट पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में जो चीज इन्होंने पूछ ली ना, वो उसी का मॉडिफिकेशन रूप सेकंड शिफ्ट में पूछता है। वो ऐसा नहीं करता कि फर्स्ट में कुछ और पूछ रहा है, सेकंड में कुछ और ही पूछ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट लगभग सेम ही चीजें घुमा फिरा के सेकंड में पूछता है। अश्विनी ठीक कह रहे हो बिल्कुल आप, क्योंकि उसमें ये चीज देखी ना, क्योंकि नए क्वेश्चन ऐड हुए थे, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन रीजनिंग में ऐड। नाम लिया आपने ना, नाम से बहुत दिनों बाद किसी ने बुलाया है तेरी। थैंक यू यार। चलो गजब, बढ़िया, मजा आ गया यार मुझे तो। ये तो सर बोलते हैं कोई, है ना। चलो मैं तुम्हें छोटे भाई की तरह ही देख रहा हूँ यार, बिल्कुल मजा आ गया। मैं बहुत खुश हुआ यार। चलो ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम कि मैथ के नए क्वेश्चंस की बात हो रही थी। हाँ, कि जैसे रीजनिंग के या GS के जो नए क्वेश्चन DSSB में यही देखा गया है, जो कॉमन चीज ऑब्जर्व की है। अगर वो उसने एक बार TCS एग्जाम ले रहा है या कोई से भी वेंडर उसका एग्जाम ले रहा है, तो वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। PGT के लिए भी वही आ रहा है, PRT के लिए भी वही आ रहा है, और TGT के लिए भी वही आ रहा है। तो ये सोच के अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ PRT सोल्व करूंगा तो गलत अप्रोच होगी। क्योंकि मैं TGT के लिए तैयारी कर रहा था, मैंने PGT भी सोल्व करा। उस टाइम पे शायद LDC के कुछ एग्जाम हुए थे, पेपर 1 तो सेम ही है सबके लिए, तो LDC भी सोल्व कर रहा था मैं। 1-2 एग्जाम और हुए थे तो उनको भी मैंने देखा कि क्योंकि पेपर 1 सब में सेम आ रहा है, 20 मार्क्स ही टारगेट करने थे, हिंदी, इंग्लिश, ये जो भी है। तो उसी में देखा, तो उसमें रीजनिंग में क्या ऑब्जर्वेशन बनी कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही ऐड होने स्टार्ट हुए हैं। तो
एक दो बारी में नहीं हुए, फिर उसके बाद उनकी यूट्यूब वीडियो देखो आप, आपको पता चलेगा कि ये मेरे टॉपिक, क्योंकि ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक हैं वो सबको आते हैं, तो डायरेक्शन जैसे टॉपिक है वो सबको आते हैं। नया एक दो टॉपिक जो है, जो आप देख रहे हो कि नया आया इस एग्जाम में, तो ये मान के चलिए कि हो सकता है वो मेरे एग्जाम में भी आने वाला है। एग्जैक्टली और ये चीज तो एक है यार कि आप एकदम सीधा बैठ के एग्जाम में बैठ के तो नहीं कर सकते ना सारी चीजें। बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं आपका एनालिसिस, जो आप पिछले पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, उसके अलावा जो उस टाइम पे पर्टिकुलर डीएसएसबी, मान लो मैं पीआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो डीएसएसबी और किन किन चीजों के एग्जाम ले रहा है, उसमें कुछ पोर्शन तो कॉमन है ही ना, जो उनमें भी आ रहा है और मेरे बिल्कुल। पेपर में पीआरटी में भी आएगा, तो वो कॉमन पार्ट के लिए हम वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल, तो उसमें यही चीज है कि अगर आपको एक नया कैंडिडेट है, उसको मैथ स्टार्ट करना है, तो मैथ वो सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन पे कवर करे। अर्थमेटिक पोर्शन कवर करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। हाँ। मैंने स्पेसिफिकली राकेश यादव सर से पढ़ा था, ठीक है। तो उन्हीं से फिर प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसा, क्योंकि एक वेंडर देख लीजिए आप कौन सा भी उस टाइम पे कौन सा वेंडर चल रहा है। जैसे हमारे केस में टीसीएस ले रहा था एग्जाम, ठीक तो टीसीएस ने DSSS के बहुत सारे एग्जाम ले लिए थे, वो आपको कहीं से भी यूट्यूब जैसे संदीप सर के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, वो आपने डाउनलोड कर लिए, उन क्वेश्चन को सोल्व करना और स्टार्ट। ये टेलीग्राम चैनल भाई हम उसमें दे देंगे पिन कमेंट में भी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से ज्वाइन कीजिए और वहां से आप सुविधाओं का आनंद आनंद लीजिए। अश्विनी तो अच्छा काम कर ही रहा है आपके लिए। इसके पैसे मिलेंगे आपको। ये बात गजब की कॉफी पिलाएंगे अब आपको। चलो फिर आती है बात हिंदी की। ठीक है। हिंदी की बात होती है क्योंकि मोस्टली इन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो हिंदी भाषी प्रदेश से लोग हैं, ठीक है। तो हिंदी इतनी सबको आती है। मुझे जहां तक लगता है, जैसे मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, दो दो मुहावरे आ ही रहे थे, तो ये चीजें नहीं आ रहे थे तो क्या नहीं आ रहा था। अलंकार एक बार आपने टारगेट कर लिया, आपको अलंकार समझ में आ गए, समास हो गया, हाँ, संधि संधि हो गई। हाँ, ये ऐसे टॉपिक है जिनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, ये आपको नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको करने के लिए मैंने, जैसे क्योंकि लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आ रही है, मैं हरदेव बहरी से पढ़ता था, क्योंकि यूपी के काफी एग्जाम उससे, मतलब क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में हिंदी काफी आती है, तो उससे मैं कवर कर रहा था। आपको जहां से लगे, चाहे लूसेंट से कर लो, एक राजस्थान बोर्ड की भी हिंदी व्याकरण की किताब है, आप उससे कर लो, तो उसको करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें मेरे को ठीक है। वीक पॉइंट है, मैं इन पे काम कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखते हैं हम, एक तो आपने कहा कि भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में, या फिर जैसे टेक्स्ट बुक ऐप है या ग्रेड अप है, इन पे मिल जाते हैं? इन पे मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। टीजीटी के मिल जाएंगे? टीजीटी के मिल जाते हैं। स्टार्ट है। हाँ, तो एक बार प्रीवियस ईयर वाला सीन से देख लेते हैं दोबारा कि देखो, अगर हमें मान लो मॉक टेस्ट वगैरह करें, थोड़ा तेज बोलेंगे, ठीक ठीक है, अगर मान लो मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो एक तो आपने कहा कि प्रीवियस ईयर हम पीडीएफ के फॉर्म में कहीं से मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल आपने बताया, या फिर मॉक टेस्ट कुछ यूट्यूब चैनल भी कराते हैं। जैसे हमने एक मैम का इंटरव्यू लिया था, जो आपकी क्लास बैचमेट बैचमेट, हाँ क्लासमेट भी थी वो। हाँ, पेडागोजी हमारी सेम थी, तो क्लासमेट है वो मेरी। क्लासमेट थी, तो उन्होंने बताया था अड्डा, कौन सा अड्डा 24/7, अड्डा 24/7, और टेक्स्ट बुक पे भी है, टेक्स्ट बुक पे भी है। तो वहां से भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर वैसे इन जनरल मॉक जो प्रीवियस ईयर ना हो लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। तो ये दो तीन प्लेटफॉर्म हमने बता ही दिए, तो आपका इस बारे में क्या कहना, अपनी राय रखिए मालिक। इसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि अगर जैसे सपोज करिए हमारा एग्जाम 2024 में हो रहा है, हाँ, एप्स में काफी थोड़ा, कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वो अपडेट करते हैं अपना, उनको ऐड करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है। अगर उस डिले से, मतलब मेरा एग्जाम अगले आने वाले 5-6 महीने में है, हाँ, और अभी ऐप पे मेरे को नहीं मिल रहे लेटर, तो मैं फिर उस कैंडिडेट को ये सजेस्ट करूंगा कि अभी रिसेंट में जो एग्जाम लिए हैं उस बॉडी ने, वो एग्जाम में चेक करूं कि उनमें क्या क्या पैटर्न आ रहा है, या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत बड़े चेंजेस नहीं होते। ठीक है। तो अगर डीआई के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं डीआई को थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कर लूं, या इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आया, जैसे आपने बोला कि जीएस के पेपर में, थोड़ा तेज बोलना, क्या होगा, एकदम धीरे बोलो। जीएस के पेपर में मैंने देखा कि जीएस के पेपर में, जैसे आपने बोला था, हमारे टाइम में आए थे, नोट के क्वेश्चन आ रहे थे कि 500 के नोट पे कौन सा स्टैचू या क्या बना हुआ है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, कलर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे हल्का सा पैटर्न का चेंज पता चल जाएगा कि ऐसा पैटर्न अभी आ रहा है। ठीक, तो एक कुछ और कहना चाहते थे? कुछ और मैं ये कहना चाहता था, जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूं, तो उस टाइम पे जब मैं तैयारी करता था, तो मुझे जैसे ये पता है कि मेरा हर एक का ना पढ़ने का टाइम अलग होता है। मैं उस चीज पे बात करूंगा, जो एक अलग चीज मैंने अपने केस में ऑब्जर्व करी। हर एक का पढ़ने का टाइम अलग होता है। मेरा जैसे कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई इवनिंग में पढ़ता है, माइंड आपका उसी टाइम पे एक्टिव होता है। लेकिन जो एग्जाम होगा वो आपके टाइम से तो नहीं होने वाला ना। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे 3 शिफ्ट में DSSS भी एग्जाम लेता है, या कोई भी आप केवीएस की प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि इस टाइम पे एग्जाम होता है। तो आप ना अल्टरनेट डेज पे, या जब भी आप मॉक देने बैठते हो, उसी टाइमिंग पे अपना एग्जाम देने बैठो। उससे होगा क्या कि आपको अगर दोपहर में सोने की आदत है और आपका एग्जाम दोपहर में ही पड़ा, तो आपका माइंड कंपैरेटिवली धीरे काम कर रहा होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां एक एक नंबर का, आधे आधे नंबर का एज आपको चाहिए होता है ना,
उसमें मुझे लगता है कि वो चीज आपके काम आ सकती है। तो आप उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, अलग अलग दिन या जब भी आप मॉक दे रहे हैं, जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो रहा है उसी टाइम पे मॉक देने बैठो, तो आपका माइंड हमेशा उस टाइम पे एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को शाम को पढ़ने की आदत है और मेरा एग्जाम सुबह हो रहा है तो मैं परेशान हूँ कि यार सुबह सुबह तो मेरा माइंड उसने कंपैरेटिवली उतना काम नहीं कर पा रहा है। कंडीशनिंग नहीं होती ना, कंडीशनिंग एक्चुअली चीज ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से कंडीशन करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें। दूसरा फिर एक यार, एक मतलब इन जनरल क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में भी आता है, कहीं ना कहीं हम भी इस चीज को कोरिलेट कर पाते हैं यार। देख, जैसे पता नहीं कितने दिन तक मोटिवेशन रहती है वो यार, और रेगुलरिटी कैसे बने, एक वो वाली चीज क्या कि हम लगातार पढ़ पाए, कंसिस्टेंट रह पाए, या टाइम टेबल किस हिसाब से बनाए आप, क्या सीन रहता था, उसको कैसे मेंटेन करते थे? देखो, मेरे को जहां लगता है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम एक इतना रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाते। गलती हमारे से पहली वही हो जाती है वो कर लेते ना काम कि आज 16 घंटे पढ़ूंगा। तो वो स्टंट सबने किया होता है, सुबह 5 बजे उठना, उसके हाँ बाद आधा घंटा योगा। हाँ, फिर तो ये वाला टाइम टेबल मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, खास तौर पे क्योंकि जो टीचिंग एग्जाम में मैंने देखा है, ज्यादातर जो हमारी बहनें होती है, शादी हो रखी होती है, बच्चे हो रखे होते हैं, या कोई वर्किंग भी होता है, जैसे कोई गेस्ट में लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है, या प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो। तो आप अगर ये सोच के चलो कि भाई मैं पूरा पूरा इतने इतने घंटे पढ़ लूंगा या इस टाइम पे पढ़ूंगा, चीजें आपके हिसाब से नहीं चलने वाली। आपका बच्चा हो सकता है उस दिन रात को ना सोए या बीमार हो जाए, सिचुएशन मतलब कुछ भी हो सकती है। फैमिली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो आपको ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि क्योंकि एक दिन में आप उस टारगेट को अचीव नहीं करने वाले, आपको थोड़ा लंबे टाइम में वो मेहनत करने की जरूरत है। तो चीजें ना आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। कैसे कि मेरे को 3 घंटे पढ़ना है, मतलब तो 3 घंटे में 1 घंटा मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, तो मेरा टाइम ये नहीं है कि मेरा टाइम रात का है कि दिन का है। मेरे को जब टाइम मिल रहा है मैं उस टाइम पढ़ूंगा, 1 घंटा मैथ जरूर पढ़ूंगा। मेरे को हिंदी पढ़नी है, आधा घंटा पढ़नी है, तो मेरा टाइम कोई फिक्स नहीं है कि मेरे को इसी टाइम पे पढ़ना है। हो सकता है मैं आज रात को लेट सोया और मैं सुबह नहीं उठ पाया, तो मैं गिल्ट में थोड़ी ना जीऊंगा पूरे टाइम कि भाई मैं नहीं पढ़ पाया। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तब पढ़ूंगा। तो सबको ये रियलिस्टिक टारगेट बनाने की जरूरत है, और लंबे टाइम की तैयारी में ही सिलेक्शन होगा। आप ये सोचो कि अश्विनी ने सिलेक्शन ले लिया, 2018 में उसका सिलेक्शन हो गया, तो अश्विनी तो हमारे को ज्ञान दे सकता है, या ये भाई हमारे को आगे ज्ञान दे रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने पिछले 5 या 6 महीने में उसने वो तैयारी की थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे आके सही समय पे सही मेहनत ही आपको रिजल्ट देगी। वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, आदर्शात्मक आदर्श जीवन किसी का नहीं होता कि यार जैसे 12th में बहुत बढ़िया नंबर है जेबीटी की, और उसके बाद भाई साहब एकदम नौकरी, केवीएस कहता है कि आधा सुनी बस तेरे लिए तो वेट कर रहे थे हम। ऐसा किसी का भी नहीं होता भाई, सबकी स्ट्रगल स्टोरी की सबकी थोड़ी थोड़ी अलग ही होती है। और एक बात बताओ, देखो अब मैं अपनी बता दूं, यार भाई बता रहा कि मेरा पहले केवी में हो गया, फिर वो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं कहीं बढ़िया कर रहा था, फिर मैंने डीएसएसबी ज्वाइन किया, कितना बढ़िया लग रहा है ना। या मैं बताऊं कि मैंने 12th की जेबीटी की और मेरी जॉब लगी, कितना बढ़िया लग रहा है ना। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी कौन बताएगा कि 3 बार एनडीए में ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, उसके अलावा डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर करके डीएसएसबी ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, उसके अगली बारी 130 पे जिसमें मेरा डीएसएसबी में सिलेक्शन हो गया था, फिर अब 148 नंबर लेने के बाद भी डीएसएसबी ज्वाइन नहीं कर पाया मैं। तो ये चीजें कौन बताएगा? ये ही तो चीजें नमक मिर्च डाल के हमारी सक्सेस स्टोरी बनाती है। तो अप्स एंड डाउन भी आएंगे, कुछ सेटबैक्स भी आते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हमें साथ लेके चलनी पड़ेगी। और हाँ, सही कह रहा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं कि सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं मिला। जैसे मैं अश्विनी से मजाक कर रहा था, एक छोटा सा मजाक ये था कि जैसे हम तैयारी किसी और चीज की कर रहे होते हैं, हाँ मैं सीजीएल की तैयारी किया करता था, सीजीएल नहीं हुआ, सीजीएल अधूरी मोहब्बत की तरह रह गया। दुख है, लेकिन अब दुख नहीं है। हाँ, आपने पूरा डायलॉग मारा ना, आपने क्या मारा था? सीजीएल हमारी सीजीएल अधूरी मोहब्बत की तरह है, लेकिन DSSB में जो सिलेक्शन हुआ वो वो वाइफ की तरह है। वाइफ अच्छी मिल जाती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, तो DSSB बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। तो भाई की शादी नहीं हुई यार अभी, ठीक है ना, ये केवल इस डायलॉग मात्र दोस्तों को समझाने के लिए थी ये बात, शब्दों पे एज इट इज ना जाए, भावनाएं समझे हम। ठीक है जी। तो ये थी भाई एक छोटी सी तैयारी वाला सीन। इसमें कुछ और जैसे हम बात करेंगे यार, ये टाइम वही है प्रिपरेशन करने का। पेपर जो आपको आता है वो बहुत अच्छा है, जो नहीं आता अब उसको प्रिपेयर करने का टाइम है। एग्जाम के टाइम पे आप जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, आप उस चीज को तब प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके दिमाग में सिवाय बर्डन के कुछ नहीं क्रिएट करेगी, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं करेगी। वो मार्क्स इंक्रीज करने का टाइम अभी है। तो आप अभी जो प्रिपरेशन करोगे धीरे धीरे वो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेगी, आपकी बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी कि उम्मीद करता हूँ कि अगला
आप अश्विनी के साथ बैठे होगे। अरे बिल्कुल यार, आओ। मैं तो कह रहा हूँ, अगर किसी का कहीं भी सिलेक्शन हुआ है भाई, और आप चाहते हो अपनी स्टोरी सुनाना, या आपकी कोई स्ट्रेटजी में ऐसी यूनिक सी चीज है कि यार देखो मैंने तैयारी की है, तो मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे इससे कुछ ना कुछ सीख लें। और कोई बहुत बड़ी हवाबाजी नहीं होती है, ये एक सिंपल सी चीज होती है, किसी ने मेरी हेल्प की, अब हम किसी और की हेल्प कर रहे हैं। इट्स बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई मेरा इतना बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, और बस किसी का भला हो जाए, हमारा ही भला, हमें बढ़िया व्यूज मिल जाए यार, है ना, और किसी और बच्चे की ज्वाइनिंग हो जाए, और क्या चाहिए जीवन में। तो ऐसे आपका भी कहीं अगर सिलेक्शन हुआ तो आप आओ, स्वागत है आपका। आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमारा, और इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, आप स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो, अश्विनी श्योरान, तीनों जगह कहीं भी सर्च करना, भारी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ये चीज होगी सर। और आप कुछ और स्पेशल सुझाव हमारे बच्चों के लिए कुछ देना चाहोगे तो? स्पेशल सुझाव वही था, मेरी फ्रेंड जो मेरी क्लासमेट थी रितु आई थी, तो उसने भी यही बात बोली थी कि D2+V के एग्जाम में आप एक स्पेसिफिक ग्रुप बना के मत चलिए। मतलब कि मैं फिजिक्स वाला हूँ तो मैं सिर्फ फिजिक्स वालों के साथ बात करूंगा। मेरे 3 दोस्त थे, अलग अलग थे, कि एक केमिस्ट्री का था, एक बायो का था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि देख बायो में तू ये कर सकता है, केमिस्ट्री में तू ये कर सकता है। तो जितना डाइवर्सिफाई आपका ग्रुप होगा उतनी चीजें आपके लिए आसान होंगी, क्योंकि तैयारी आइसोलेशन में नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो आपको एक compete करना है, तो आपको एक ग्रुप तो चाहिए ना जिनके साथ आप ये अपनी बातें रख पाए, क्योंकि तैयारी करना मुझे लगता है कि एक बर्डनसम काम है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कि शॉर्ट टर्म में आपको नहीं दिखने वाली इसमें सक्सेस, हाँ, लॉन्गर टाइम में आपको सक्सेस दिखेगी, और बहुत सारे एग्जाम्स में दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका हो सकता है केवी भी निकल रहा हो, एनवीएस भी निकल रहा हो, D2+V भी, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो वो चीज तभी आएगी जब आप अभी फाउंडेशन पे काम करोगे, क्योंकि है तो अल्टीमेटली टीचिंग एग्जाम ही ना सबके सब। पेडागोजी सेम आ रही है, अगर मैं पीआरटी के कोई कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो पेडागोजी सेम ही है। ऐसा नहीं होगा कि केवीएस में अलग पेडागोजी आ रही है किसी और एग्जाम में। पेपर 1 जो जनरल पेपर है वो सब में सेम आ रहा है, मैथ सेम है, इंग्लिश सेम है, हिंदी सेम है, सब में सेम है। तो आपको वो तैयारी अभी करने का टाइम है। और एक ये पता है, जनरल तैयारी करना ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एक काम की बजाय एक माइंडसेट ज्यादा है, कि भी माइंडसेट होना। जैसे मान लो मैथ्स की, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं डीएस ये थोड़ी कहूंगा यार डीएसएस में मैथ्स तो आता ही नहीं, समझ रहे हो, तो मैं क्यों तैयारी करूं यार। आप, हम मिडिल क्लास फैमिली से है भाई, हमें डीएसएस बी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जॉब से। तो जॉब में मैथ भी आएगा, इंग्लिश भी बढ़िया होनी चाहिए आपकी, हिंदी भी होनी चाहिए, और रीजनिंग भी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद स्पेसिफिक आप जो सबसे लेटेस्ट तैयारी कर रहे हो उसकी। हाँ, तो एग्जाम हाँ, आने के बाद तब आप उसकी तैयारी करो कि हाँ, अब मेरा टारगेट ये है इस टाइम, हाँ, तब तो आप उसकी डायरेक्शन। एग्जैक्टली तो आपको मैथ्स अगर आपने करना तो फिर ये मत देखो कि 20 नंबर का मैथ्स आ रहा है, आप ये देखो मैथ्स एक बार तो आपको बढ़िया करना पड़ेगा, हाँ, फिर आपको इंग्लिश एक बार तो बढ़िया करनी पड़ेगी, हिंदी करनी पड़ेगी, करंट अफेयर ये मत पढ़ो कि मैंने कब कितने दिन का करंट अफेयर पढ़ू, नहीं भाई, आप तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर लगातार पढ़ने की, डेली थोड़ी थोड़ी वीडियो देखने की करंट अफेयर की अपनी हैबिट डालिए। ये चीज आपको नहीं पता कितना ज्यादा हेल्पफुल होंगी, है ना। फिर जब आपको पता चल जाएगी यार मैं डीएसएस में पीआरटी की तैयारी कर रहा हूं, अब उसका बताओ क्या स्पेसिफिक चीज उसमें आ रही है। बिल्कुल। तो नोटिफिकेशन आने के बाद हाँ, तब आप वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप उसमें देखोगे इसमें 100 नंबर की अलग से चीजें आ रही है, तो वो आप नोटिफिकेशन का नहीं, जब आपको ये पता चल जाएगी मुझे इसकी तैयारी करनी है, तब आप उसकी स्पेसिफिक तैयारी में जुट जाइए। लेकिन एक बार इन जनरल तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ठीक है सर, थैंक कुछ यू। और और? बस। तो भाई बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, और धन्यवाद आपका। आप कल ही हमारी सर से बात हुई थी, और एकदम की भाई आ जाए यार, तो एकदम ही हो गई, आज ही आते हैं। और अब आपकी ट्रेनिंग चल रही है ना? अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मेरा भी आने का रीजन स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो ये था कि मेरी सिस्टर भी मतलब प्रिपेयर कर रही है। अच्छा, तो मेरी सिस्टर प्रिपेयर कर रही है, बहुत सारी सिस्टर भी प्रिपेयर कर रही हैं, तो मैं उसको गाइड कर रहा हूँ। तो हो सकता है मेरी सजेशंस की वजह से किसी और के काम आ जाए। तो हाँ, मैंने सोचा कि एक बार चलते हैं, कोई बात नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, हाँ। लेकिन जैसा अश्विनी ने बोला कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारे लिए। हमारे लिए इससे मतलब ये तो यार हमारे लिए, और इससे आगे क्या है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके क्या पता अभी तक हम आंसर भी ना कर पाए हों, पर ऐसा है कि हमारी तरफ से एक छोटी सी शुरुआत थी। आप लोगों की तरफ से जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम सर भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत आंसर करने की कोशिश करेंगे, और अगर जरूरत हुई जहां पर आंसर नहीं कर पाए तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस भी ले आएंगे। तो बट आप बेफिक्र होकर अपने क्वेश्चंस पूछिए, और अगली वीडियो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए आपको वो भी मिल जाएगी। तो थैंक यू सर आने के लिए, और आप सभी को भाई ऑल द बेस्ट, और आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने थैंक यू भाई। जॉब में बहुत बढ़िया करो, ठीक है ना, बच्चों को खूब पढ़ाओ, मजे करो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई सभी को।
जय श्री राम, भारत माता की जय। अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र ऐसा बनाए कि महिलाएं, बड़े बूढ़े, आपसे छोटे, आपके दोस्त, संगी, साथी, सहचर आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है।